सुप्रभात, नमस्कार। मैं हूं प्रीति। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री ने जारी की देश की पहली राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना। आपदाओं से बेहतर तरीके से निपटने और जानमाल की हानि कम करने पर फोकस, स्थानीय जरूरतों को तरजीह। हथियार डीलर संजय भंडारी को प्रवर्तन निदेशालय का नोटिस। आयकर विभाग ने ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड समेत कई देशों से मांगी जानकारी। जेटली की कानून तोड़कर भागने वालों के खिलाफ सहयोग की अपील। मशहूर वकील इंदिरा जयसिंह की एनजीओ का लाइसेंस 6 महीने के लिए निलंबित। 6 महीने तक विदेशी चंदे पर पाबंदी। एनजीओ का सरकार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु के होटल पर आतंकी हमला। 15 लोगों की मौत। अल शबाब ने ली हमले की जिम्मेदारी। और फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में सानिया डोरिस की जोड़ी पेस बोपन्ना जोड़ीदारों के साथ हारकर हुए बाहर। मरे और वावरिका पुरुष एकल के सेमीफाइनल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश में तैयार पहली राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना जारी की। इसके तहत आपदाओं से निपटने में सक्षम बनाने और जानमाल की हानि को कम करने के लिए एक रूपरेखा तैयार की गई है। प्रधानमंत्री ने आपदाओं से निपटने के लिए समुदायों को तैयार रहने को कहा है। योजना में सूचना, शिक्षा और संवाद की गतिविधियों की ज्यादा आवश्यकता पर जोर दिया गया है। ये योजना सेंडाई फ्रेमवर्क के 4 बिंदुओं पर आधारित है। आपदा प्रबंधन के सभी चरण शामिल हैं, जिनमें रोकथाम, जोखिम कम करना, तुरंत राहत पहुंचाना और पुनर्वास पर जोर है। सरकार के सभी विभागों और एजेंसियों के बीच तालमेल बढ़ाने पर भी जोर है। साथ ही किसी आपदा में स्थानीय निकायों की भूमिकाओं पर भी प्रकाश डाला गया है। योजना क्षेत्रीय आधार को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इसमें पूर्व सूचना, सूचना का प्रसारण, चिकित्सा सेवा, ईंधन, यातायात, खोज और बचाव जैसी प्रमुख गतिविधियों को शामिल किया गया है। योजना का विजन आपदा जोखिमों में पर्याप्त रूप से कमी लाना है। वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों से घिरे हथियार डीलर संजय भंडारी को प्रवर्तन निदेशालय ने नोटिस भेजा है। भंडारी से उनके बैंक खातों और संपत्तियों की जानकारी मांगी गई है। आयकर विभाग भी भंडारी की तरफ से खरीदी गई संपत्तियों, निवेश और लेन देन के बारे में कई देशों से जानकारी जुटा रहा है। इस सिलसिले में जांच को लेकर आयकर विभाग ने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, ब्रिटेन, यूएई, स्विट्जरलैंड के अलावा कुछ और देशों से संपर्क साधा है। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में छापेमारी के दौरान भंडारी के घर से रक्षा खरीद से जुड़ी बैठकों के दस्तावेज बरामद हुए हैं। ऐसे में भंडारी के खिलाफ सरकारी गोपनीयता कानून के उल्लंघन का मामला भी दर्ज हो सकता है। वहीं रक्षा मंत्रालय की राय मिलने के बाद ईडी भंडारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत भी मुकदमा दर्ज कर सकता है। इस बीच जांच में सामने आया है कि भंडारी नागरिक उड्डयन मंत्री एम गजपति राजू के ओएसडी अप्पा राव के लगातार संपर्क में थे। हालांकि राव ने इससे इनकार किया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि कानून तोड़कर भागने वालों के खिलाफ कार्रवाई में सभी देशों को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। विजय माल्या को स्वदेश वापस भेजने से ब्रिटेन के इनकार के कई हफ्तों बाद उन्होंने ये बात कही। जापान के ओसाका में इंडिया क्लब के समारोह में उन्होंने कहा कि बैंक परिसंपत्तियों की वापसी के लिए कड़े कदम उठाने की स्थिति में है और जब कभी कानून का उल्लंघन हुआ है, जांच एजेंसियां आवश्यक कार्रवाई से नहीं चूकी। भारत ने 28 अप्रैल को ब्रिटेन से माल्या को वापस भेजने को कहा था, लेकिन ब्रिटेन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। निवेश बढ़ाने के मकसद से जापान की 6 दिन की यात्रा के दूसरे चरण में वित्त मंत्री कल शाम ओसाका में थे। और इस बीच घरेलू काले धन की घोषणा के लिए 4 महीने की सुविधा कल से शुरू हो गई है। 30 सितंबर तक लोग अपने काले धन का खुलासा कर सकेंगे। इसके तहत 45% कर और जुर्माने का भुगतान करके लोग सजा से बच सकेंगे। उनके खिलाफ आयकर विभाग कोई जांच पड़ताल नहीं करेगा।
देश के भीतर कालाधन रखने वालों के लिए बुधवार को अनुपालन सुविधा शुरू हो गई है, जिसका ऐलान आम बजट में किया गया था। इसका मकसद अर्थव्यवस्था से काले धन को निकालना है। इस योजना के तहत जो व्यक्ति अपनी अघोषित संपत्ति का खुलासा करना चाहता है, इसके लिए 30 सितंबर तक का समय दिया जाएगा। उसे ऐसी संपत्ति के मूल्य का कर, जुर्माना और अधिभार मिलाकर 45% भुगतान करना होगा और 30 नवंबर तक इसका भुगतान करना होगा। हालांकि ये भ्रष्टाचार निरोधक कानून से जुड़े मामले के बारे में लागू नहीं होगी। जिस तरह से स्ट्रांगली एंटी करप्शन मूवमेंट में जा रहे हैं, ब्लैक मनी को अनर्थ करने का की तरफ जा रहे हैं, तो अगर वो ये नहीं करते तो फिर उनको बहुत ज़्यादा टैक्स भी देना पड़ेगा, पेनल्टी भी देना पड़ेगी और हो सकता है जेल भी जाना पड़े। जानकारों का मानना है कि इस योजना से ईमानदार करदाता निराश होंगे। लेजिटिमेट टैक्स पेयर का ये बड़ा भारी ग्रीवेंस होता है जब इस तरह की स्कीम आती है। एक लेजिटिमेट टैक्स पेयर जो रेगुलरली इनकम अर्न करता है, हार्ड अर्न मनी को टैक्स पे करता है, कंप्लाइज करता है, और एक बराबर में उसका दोस्त है या उसका पड़ोसी है जो टैक्स नहीं देता और चोरी करता है, और उसके लिए ये विंडो खुल जाती है, तो ही फील्स अग्रीव्ड एंड ही फील्स डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। वो एक जस्टिफाइड व्यू है। पिछले बजट में सरकार इसी तरह की योजना विदेश में जमा काले धन के खुलासे के लिए लाई थी, जिसमें 60% तक जुर्माना और कर का प्रावधान किया गया था और 30 सितंबर 2015 तक 4147 करोड़ रुपए का खुलासा हुआ था। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। मशहूर वकील इंदिरा जयसिंह के एनजीओ लॉयर्स कलेक्टिव का लाइसेंस एफसीआरए उल्लंघन के आरोप में 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने एनजीओ से एफसीआरए के प्रावधानों के उल्लंघन के सिलसिले में 30 दिनों के अंदर जवाब देने को कहा है। इसके बाद एनजीओ का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है। हालांकि एनजीओ ने आरोप को खारिज करते हुए इसे बदले की कार्रवाई बताया है। एनजीओ ने सरकार के कदम की निंदा की और कहा कि सरकार इस एनजीओ और इसके पदाधिकारियों इंदिरा जयसिंह और आनंद ग्रोवर को परेशान कर रही है। एनजीओ की तरफ से जारी बयान में गृह मंत्रालय के आदेश को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द करने की मांग की गई है। जाट आरक्षण पर रोक का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। जाट नेताओं ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उधर फिर आंदोलन की चेतावनी को देखते हुए राज्य सरकार ने हालात से निपटने के लिए पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात कर दिया है। जाट आरक्षण पर हाई कोर्ट के रोक लगाने के खिलाफ जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। जाट नेताओं ने मामले की जल्द सुनवाई की अपील की है। हरियाणा में और बाकी जगह भी जो एडमिशन चल रहे हैं बच्चों के भिन्न भिन्न शिक्षण संस्थाओं में, इसके अलावा 43,000 वैकेंसियाँ हरियाणा सरकार ने निकाल रखी हैं। तो हमारे बच्चों के भविष्य को देखते हुए हमने ये जो है अपील यहाँ फाइल की है, ताकि उनको एडमिशन और रिक्रूटमेंट वगैरह में फायदा हो सके। उधर फिर जाट आंदोलन की चेतावनी को देखते हुए इस बार राज्य सरकार ने हालात से निपटने के लिए कमर कस ली है। झज्जर में पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। फिलहाल जिले में धारा 144 लगी हुई है। पुलिस और प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद है, अलर्ट है, और अगर कोई भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो उसको उसके सख्ती से निपटा जाएगा। हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान फरवरी में प्रदर्शन, तोड़फोड़, आगजनी की घटना हुई थी। बाद में राज्य सरकार ने जाटों को पिछड़ा वर्ग के तहत आरक्षण दिया था, लेकिन इस पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 26 मई को अंतरिम रोक लगा दी थी। वहीं जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने 5 जून से हरियाणा में फिर से आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। रविंद्र सिंह शौराण, राज्यसभा टीवी। कैबिनेट मंत्रिमंडल में कल कई अहम फैसले लिए गए। इसमें धान, दलहन समेत दूसरी खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफा किया गया है। धान के एमएसपी में 60 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है, जबकि दालों का एमएसपी 425 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ा दिया गया है। कपास में 60 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। किसानों को राहत देते हुए सरकार ने 2016-17 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने का फैसला लिया है। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए धान का एमएसपी 1470 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है, जबकि सबसे बेहतर ए श्रेणी के धान का एमएसपी बढ़ाकर 1510 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। वहीं दालों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी 425 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया है।
समर्थन मूल्य बढ़ाने के बाद भी जो दलहन है उस पर 425 रुपये का बोनस और तिलहन पर 100 रुपये का बोनस और तिल पर 200 रुपये का बोनस देने का निश्चय किया गया है। और इस तरह से अरहर के दाल में जो वृद्धि समर्थन मूल्य में हुई है वो 9.2%, मूंग में 7.7%, उड़द में 8.1%। इसके अलावा सरकार ने देश भर के डाकघरों को बैंकों का दर्जा देने का भी फैसला किया है। इन्हें अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक कहा जाएगा। ये बैंक 2017 तक काम करना शुरू कर देंगे। To just announce that by September 2017, all the 650 branches of the postal payment bank will become operational. ये हम आपसे कहना चाहते हैं। ये कि बहुत ही बड़ा फैसला है और इसके शुरू होने के बाद हमारा पोस्टल पेमेंट बैंक विल बिकम द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ बैंक्स इन द वर्ल्ड। देश में डाकघरों की तादाद 1.5 लाख से ज्यादा है। सितंबर 2015 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डाक विभाग को बैंकिंग सुविधा शुरू करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। पोस्टल बैंक सेवा से देश विदेश की 50 संस्थाएं जुड़ने के लिए तैयार हैं। इनमें वर्ल्ड बैंक, जर्मन बैंक, ड्यूश बैंक, सिटी बैंक और इंश्योरेंस कंपनियां शामिल हैं। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में रेलवे से जुड़ी कई परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार इस साल के आखिर तक राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योग नीति जारी करेगी। केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि पूर्व कैबिनेट सचिव प्रभात कुमार की अध्यक्षता में एक समिति इस नीति का मसौदा तैयार कर रही है। नीति बनाने का काम 30 अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही घाटे में चल रहे सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योगों को फिर से पटरी पर लाने के लिए इस महीने के अंत तक एक और समिति का गठन किया जाएगा। इन उद्योगों का देश के मैन्युफैक्चरिंग में 45% योगदान है, जबकि निर्यात में 40% का योगदान है। सब लोग सामूहिकता के आधार पर समग्रता के साथ अपने अपने मंत्रालय का प्रामाणिकता युक्त काम करते हुए उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और जब सामूहिक रूप से इस तरह से प्रयत्न होता है तो स्वाभाविक है कि जीडीपी में बढ़ोतरी होगी। विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस संगठन में बड़े फेरबदल की चर्चा जोरों पर है। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने राहुल गांधी को अध्यक्ष पद की कमान सौंपने की हिमायत की है। हालांकि पार्टी ने स्पष्ट किया है कि इस बारे में फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है। कांग्रेस ने कहा है कि राहुल गांधी की पार्टी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति को लेकर वरिष्ठ नेताओं में सहमति है, लेकिन सही वक्त आने पर इस बारे में फैसला लिया जाएगा। जयपुर में जनवरी 2013 में हुए चिंतन शिविर में राहुल गांधी को पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया था। राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की चर्चा को बीजेपी परिवारवाद की राजनीति का नाम दे रही है। We all want that Rahul Gandhi ji should take over. So as and when that decision happens, like I already said at the cost of repeating myself, we will make a proper statement, and I think it is only proper that we make a proper statement about something. सुनने में आ रहा है कि राहुल गांधी पार्टी के प्रेसिडेंट बनेंगे। ये उनके पार्टी का आंतरिक विषय है, किसको प्रेसिडेंट बनाना है, किस तरीके से बनाना है। मगर एक बात तो तय है, इतने वर्षों तक प्रेसिडेंट रहने के बाद सोनिया गांधी अब जो मशाल है कांग्रेस का वो उन्हीं के पुत्र राहुल गांधी के पास जा रहा है। तो क्या ये लोकतांत्रिक तरीका है या अलोकतांत्रिक तरीका है? क्या ये शहनशाहियत नहीं है? इसी को तो शहनशाहियत कहते हैं। और खबरें जारी हैं, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अंडमान हमारे ख्वाबों का एक शानदार जहां, खामोशियां सुनाती हैं एक दास्तां यहाँ। Most beautiful beach. It's a very beautiful beach. It's amazing. It's really like a postcard. It's a place worth visiting. ले चलेंगे आपको 7 द्वीपों के सफर पर, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। और बात अर्थ जगत से जुड़ी खबर की। वैश्विक मंदी के बावजूद
भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। ये दुनिया की सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बन गई है। चौथी तिमाही के आंकड़ों में विकास दर 7.9% तक पहुंच गई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि निवेशकों के लिए यहां काफी मौके हैं। वहीं विपक्ष रोजगार और घटते निवेश पर सवाल उठा रहा है। चौथी तिमाही में 7.9% की विकास दर के साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था करीब 2000 अरब डॉलर की हो गई है। सूखे के बावजूद कृषि क्षेत्र में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साथ ही विनिर्माण, खनन और बिजली उत्पादन में खासा इजाफा हुआ है। विनिर्माण क्षेत्र में 9.3%, सेवा क्षेत्र में 8.8% और निजी उपभोग खर्च बढ़कर 7.4% पहुंच गया है, जो पिछले साल 6.4% था। अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। सब लोग सामूहिकता के आधार पर समग्रता के साथ अपने अपने मंत्रालय का प्रामाणिकता युक्त काम करते हुए उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और जब सामूहिक रूप से इस तरह से प्रयत्न होता है तो स्वाभाविक है कि जीडीपी में बढ़ोतरी होगी। लेकिन कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने सरकार के दावों को खारिज कर दिया है और इसे आंकड़ों का खेल बताया है। मेथोडोलॉजी जो अडॉप्ट किया वो क्वेश्चनेबल है। हम जो वास्तविकता देखें तो इट वुड बी अराउंड 5% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। जीडीपी से लोगों की जीवन दशा को समझने वाले खुश हो सकते हैं, लेकिन लोगों पर क्या बीत रही है, महंगाई किस कदर बढ़ रही है। लेकिन अर्थव्यवस्था के लिए चिंता की बात ये है कि चौथी तिमाही में उम्मीद के मुताबिक निवेश नहीं हुआ है और इसमें 1.9% की कमी आई है। 7.9 GDP is a encouraging number, though it might, in case if you take it as a totality, it may not be exactly the 7.9, but it's a very, very encouraging, and that gives the confidence to the government as well as the investor and the industry. निजी निवेश में कमी, बैंकों का बढ़ता एनपीए और भारतीय अर्थव्यवस्था की पूरी क्षमता का इस्तेमाल न होना चिंता की वजह है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने सामाजिक समरसता पर जोर देते हुए इसे स्वीकार करने की बात कही है। उन्होंने इसे आधुनिक विश्व के लिए एक बड़ी चुनौती बताते हुए कहा कि भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित हैं। मोरक्को की राजधानी रबात में मोहम्मद 5 विश्वविद्यालय के समारोह में उन्होंने मानक उपाधि से भी उन्हें सम्मानित किया गया। राजधानी रबात में मोहम्मद विश्वविद्यालय में उपराष्ट्रपति ने सामाजिक विविधताओं को स्वीकार करने पर जोर दिया। उन्होंने इसे आधुनिक दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती भी बताया। उपराष्ट्रपति ने इस मौके पर भारत की साझी विरासत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए भारत प्रतिबद्ध है। The framers of our constitution had the objective of securing civic, political, economic, social and cultural rights as essential ingredients of citizenship. Particular emphasis was placed on rights of religious minorities. उपराष्ट्रपति ने कहा कि वैश्वीकरण के कई पहलू हैं। इसमें आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलू अहम हैं। उपराष्ट्रपति ने समाज में बराबरी और न्याय की धीमी गति पर चिंता जताई। Globalization has many facets: economic, political and cultural. All necessitate the emergence of a set of norms, values and practices that are universally accepted. इससे पहले भारत और मोरक्को ने आर्थिक विकास को रफ्तार देने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री की शुरुआत की। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और मोरक्को के प्रधानमंत्री ने मोरक्को की राजधानी रबात में इसका उद्घाटन किया। इसके अलावा उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच 2 सहमति पत्रों पर भी हस्ताक्षर हुए। विशाल कुमार जैन के साथ अनु दीवान, रबात, मोरक्को। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने बुधवार को कहा कि पाकिस्तान की तरफ से बातचीत की पेशकश किए जाने के बावजूद भारत इससे पीछे हट रहा है। ममनून हुसैन पाकिस्तानी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित कर रहे थे। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने कहा कि पाकिस्तान की कोशिश के बावजूद विदेश सचिव स्तर की वार्ता शुरू ना हो पाना चिंता की बात है। मुझे अफसोस है कि हमारी तरफ से खुलूस और गर्मजोशी के साथ बढ़ाए गए हाथ का इसी जज्बे के साथ जवाब नहीं दिया गया।
बदकिस्मती से हाल ही में चंद मजीद नाखुशगवार वाक़यात रूनुमा हुए हैं जिनसे कशीदगी में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से मुज़ाकरात की ज़रूरत पर बार बार जोर देने और पठानकोट वाक़े की मजम्मत और मुश्तरका तहकीक़ात की पेशकश के बावजूद खारजा सेक्रेटरी की सतह पर मुज़ाकरात इल्तवा का शिकार हैं, जिस पर हमें तशवीश है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में आतंकवादी हमले में कम से कम 15 लोग मारे गए हैं। मरने वालों में 2 सांसद भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने राजधानी के एम्बेसडर होटल के बाहरी गेट पर कार धमाका किया। इसके बाद कई बंदूकधारी होटल में दाखिल हो गए। इस होटल में अक्सर सांसद और विदेशी अधिकारी ठहरते हैं। चरमपंथी संगठन अल शबाब ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। हमले में 40 लोगों के घायल होने की भी खबर है। माली में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना पर हुए 2 अलग अलग रॉकेट हमले में कम से कम 4 लोगों के मारे जाने की खबर है। मरने वालों में चीन का एक शांति सैनिक और 3 नागरिक शामिल हैं। इस हमले में 3 शांति सैनिकों समेत 12 लोग जख्मी हुए हैं। आतंकवादी संगठन अल-कायदा ने हमले की जिम्मेदारी ली है। माली में करीब 2400 शांति सैनिक तैनात हैं। यहाँ पिछले रविवार को भी 5 शांति सैनिकों की हत्या कर दी गई थी। संयुक्त राष्ट्र ने शांति सैनिकों पर हमले की निंदा करते हुए कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। The Secretary General is deeply concerned by the recent series of attacks directed against the UN peacekeeping mission that have killed 12 peacekeepers and injured many more in May alone. He reiterates that nothing can excuse these acts of terrorism against men and women. अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस यानी UCLA में गोलीबारी की घटना में एक बंदूकधारी समेत 2 लोगों की मौत हुई है। पुलिस के मुताबिक बुधवार को इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की इमारत में एक व्यक्ति ने पहले दूसरे व्यक्ति की हत्या की, फिर खुद को गोली मार ली। गोलीबारी की खबर पाकर करीब 200 पुलिसकर्मी कैंपस में पहुंचे। 2 घंटे तक कैंपस को पूरी तरह बंद करना पड़ा। घटनास्थल से एक बंदूक मिली है। UCLA में करीब 43,000 छात्र पढ़ते हैं। घटना के बाद यूनिवर्सिटी ने एक दिन के लिए शिक्षण कार्य बंद रखने का फैसला किया है। स्विट्जरलैंड में बुधवार को दुनिया की सबसे लंबी और गहरी रेल सुरंग को रेल ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। 57.1 किलोमीटर लंबी सुरंग को बनाने में करीब 2 दशक लगे हैं। आल्प्स पर्वतमाला के बीच से गुजरने वाली ये रेल सुरंग सेंट्रल कैंटन के ऑस्टफेल्ड और सदर्न कैंटन के बोडियो के बीच बनाई गई है। इससे ज्यूरिख और इटली के मिलान के बीच की दूरी करीब 2 घंटे 40 मिनट कम हो गई है। यूरोप के कई देशों को जोड़ने वाले इस ट्रैक पर रोजाना 300 से ज्यादा ट्रेनें गुजर सकेंगी। स्विस इंजीनियर कार्ल एडवर्ड ब्रूनर ने 1947 में सुरंग की पहली डिजाइन को तैयार किया था। और बात फ्रेंच ओपन की। सानिया मिर्जा अपने जोड़ीदार क्रोएशिया के इवान डोडिस के साथ मिश्रित युगल के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। दूसरे दौर में इस जोड़ी ने फ्रांस की कॉर्नेट और इसेरिक की जोड़ी को कड़े मुकाबले में हरा दिया। 1 घंटे 40 मिनट तक चले मुकाबले को सानिया और डोडिस ने 6-7, 6-4, 10-8 से जीत लिया। पहला सेट ट्राई ब्रेकर में गया जिसे फ्रांस की जोड़ी ने अपने नाम किया। दूसरे सेट में सानिया और डोडिस ने वापसी की और 6-4 से जीत हासिल की। इसके बाद तीसरे सेट में मैच फिर से टाई ब्रेकर में गया। सानिया और डोडिस ने संयम से काम लेते हुए 10-8 से सेट अपने नाम करते हुए मैच जीतकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वहीं फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष युगल क्वार्टर फाइनल में लिएंडर पेस और रोहन बोपन्ना अपने अपने जोड़ीदारों के साथ हार कर बाहर हो गए हैं। लिएंडर पेस और मार्सिन मातकुवस्की की जोड़ी को ब्रायन बंधु, रॉब और माइक की जोड़ी ने 7-6, 6-3 से हराया, जबकि बोपन्ना और फ्लोरिया मर्जिया की जोड़ी को इवान डोडिंग और मार्सेलो मेलो की जोड़ी ने 6-4, 6-4 से हरा दिया। वहीं स्विट्जरलैंड के स्टेन वावरिका और दूसरी सीड ब्रिटेन के एंडी मरे फ्रेंच ओपन पुरुष एकल के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। पिछले चैंपियन वावरिका ने क्वार्टर फाइनल में गैर वरीयता प्राप्त स्पेन के अल्बर्ट रामोस विनोलास को 6-2, 6-1, 7-6 से हरा दिया, जबकि मरे ने फ्रांस के रिचर्ड गास्के को 4 सेटों के संघर्ष में 5-7, 7-6, 6-0, 6-2 से मात दी।
सेमीफाइनल में अब वावरे का मुकाबला मरे के साथ होगा। और अब बात खास शख्सियत की। शोमैन के नाम से मशहूर अभिनेता राज कपूर की आज पुण्यतिथि है। अभिनेता, निर्माता और निर्देशक राज कपूर का जन्म पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था। राज कपूर भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके फिल्में आज भी लोगों के दिलो दिमाग को छू जाती हैं। मेरा नाम राजू, घराना अनाम, बहती है गंगा जहां मेरा धाम। हर दिल अजीज अभिनेता राज कपूर ने फिल्मों के जरिए वो मुकाम हासिल किया जो देश विदेश के कम ही अभिनेताओं को नसीब हुआ है। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। राज कपूर ने समाज में फैली बुराइयों को मनोरंजन के जरिए समझाया, जिसकी झलक जिस देश में गंगा बहती है अब दिल्ली दूर नहीं और बूट पॉलिश में देखने को मिलती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। हिंदी फिल्मों में राज कपूर को पहला शोमैन कहा जाता है। उनकी फिल्मों में मौज मस्ती, प्रेम, एक्शन से लेकर आध्यात्म और समाजवाद तक सब कुछ मिलता है। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी। फिल्म श्री 420 में उनका दिखाया गया मकान का सपना आज भी जिंदा है। चाले वो चल कर दिल में समाया, खा पी गया वो किया है सफाया। तुम भी देखो बचकर रहना, चक्कर में न आना इचक दाना। जबकि फिल्म जागते रहो में उठाया गया भ्रष्टाचार का मुद्दा आज भी प्रासंगिक। जागो जागो मोहन प्यारे जागो। फिल्मों में उनके योगदान के लिए 1971 में उन्हें पद्म भूषण और 1987 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। 2 जून 1988 को राज कपूर ने दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। वो एक ऐसे फिल्मकार थे जिनकी फिल्मों ने देश की सीमाएं लांघकर रूस, ईरान और चीन जैसे देशों में भी लोकप्रियता हासिल की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। फिर क्यों डरता है दिल। और अब आखिर में हेडलाइंस। प्रधानमंत्री ने जारी की देश की पहली राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना। आपदाओं से बेहतर तरीके से निपटने और जानमाल की हानि कम करने पर फोकस, स्थानीय जरूरतों को तरजीह। हथियार डीलर संजय भंडारी को प्रवर्तन निदेशालय का नोटिस। आयकर विभाग ने ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड समेत कई देशों से मांगी जानकारी। अरुण जेटली की कानून तोड़कर भागने वालों के खिलाफ सहयोग की अपील। मशहूर वकील इंदिरा जयसिंह के एनजीओ का लाइसेंस 6 महीने के लिए निलंबित। 6 महीने तक विदेशी चंदे पर पाबंदी। एनजीओ का सरकार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु के होटल पर आतंकी हमला, 15 लोगों की मौत। अल शबाब ने ली हमले की जिम्मेदारी। और फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में सानिया डोरिस की जोड़ी पेस बोपन्ना जोड़ीदारों के साथ हारकर हुए बाहर। मरे और वावरे का पुरुष एकल के सेमीफाइनल में। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।